दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई गई BA सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, आज इस प्रश्न पत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं, इस प्रश्न की उत्तरों की व्याख्या करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि संस्कृति नहीं है? मंदिर, कार्डेरा, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा। तो इन चारों में मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा, ये चारों तो मानव निर्मित हैं, लेकिन जो कार्डेरा है यह प्राकृतिक निर्मित दृश्य भूमि है। तो कार्डेरा का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डेरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्किमो लोगों का प्रमुख व्यवसाय है आखेट करना, कृषि, खनन, पशुपालन। तो जो ये एस्किमो है यह एक ध्रुवीय जनजाति है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में भी अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एस्किमो लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है वह है आखेट करना, क्योंकि वहाँ पे कृषि, खनन और पशुपालन नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आखेट करना। आइए जानते हैं, एस्किमो को ही स्कैंडिनेविया में लैप्स भी कहते हैं, और साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के लोगों को सेमोइड्स कहते हैं, या उन्हीं को हम याकुत भी कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका और कनाडा तथा दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया में हम एस्किमो के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम मेगापोलिस शब्द का प्रयोग जीन गाटमैन ने किया, टेलर ने, पेंक ने या डेविस ने। तो मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जीन गाटमैन ने किया था। जीन गाटमैन ने USA के उत्तरी वर्जीनिया से दक्षिणी न्यू हैम्पशायर तक फैले सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन गाटमैन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। झूमिंग कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में या असम में। तो ये जो झूमिंग है यह एक प्रकार की कृषि है जो आदिम जनजातियों के द्वारा की जाती है। तो भारत में जो झूमिंग कृषि है यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है। तो इन उत्तरी पूर्वी राज्यों में, इन चारों में असम ही एक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। झूमिंग कृषि को हम स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जानते हैं। यह यानी कि इस कृषि की पद्धति में वनस्पतियों को पहले काटा जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है और फिर वहीं पर कृषि की जाती है। तो काटना, जलाना, फिर कृषि करना, तो इस आधार पर इसे हम कर्तन और दहन की कृषि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति आवागमन हेतु स्लेज का प्रयोग करती है? तो बुशमैन, एस्किमो, मसाई या बोरो। तो इन चारों में जो एस्किमो है यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ठंडे प्रदेशों की एक जनजाति है। तो इन्हीं के द्वारा स्लेज का प्रयोग किया जाता है। स्लेज एक प्रकार की गाड़ी है, तो कुत्तों के द्वारा इसे खींचा जाता है, तो उसी का प्रयोग एस्किमो लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्किमो। अगले क्वेश्चन पे, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? तो लाल इमली का संबंध
इन चारों में से यानी सूती वस्त्र, कागज, ऊनी वस्त्र और जूट में से ऊनी वस्त्र का संबंध लाल इमली से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊनी वस्त्र। आगे चलते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या गोवा में? यदि नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो इन चारों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन प्रतिशतता की दृष्टि से गोवा सर्वाधिक नगरीकृत एक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। लेकिन प्रथम स्थान पे तो गोवा है, अद्वितीय स्थान पर मिजोरम है। अब मिजोरम का स्थान द्वितीय नंबर पर यदि केंद्र शासित को छोड़ दिया जाए तो दो रूपों में है। पहला कि साक्षरता दर केरल के बाद मिजोरम का सर्वाधिक है और नगरीय प्रतिशतता गोवा के बाद मिजोरम का सर्वाधिक है। तो इस 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर गोवा हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड। तो इन चारों में जो निग्रोइड है इनके बाल ऊन के जैसे होते हैं, घुंघराले घुंघराले जैसे होते हैं। ये अफ्रीकी महाद्वीप की जनजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निग्रिटो। अगला सवाल, प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, सामाजिक लक्षण या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। अब शारीरिक लक्षणों के आधार पर जैसे बालों के बनावट के आधार पर, उनके कपाल सूचकांक और नासिका के आधार पर, उनके कद और काठी के आधार पर। तो ये सभी क्या है? शारीरिक लक्षण के एक भाग हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक लक्षण। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए अभी हमने चर्चा किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन पर, तो आ गया नाक की बनावट के आधार पर, या आंखों का रंग, या त्वचा का रंग, या बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक के आधार पर। तो इन चारों में ग्रिफिथ टेलर ने बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालों की बनावट। आगे चलते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रहण या संचय मुख्यतः प्राप्त होता है। तो देखिए जो भोजन संचय करने का या संग्रहण करने का जो साधन है ये वनस्पति भी है, पशु भी है, कृषि भी है। लेकिन सवाल है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पशुओं के द्वारा भोजन का संग्रहण या संचय किया जाता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है तो ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पशुओं यानी कह सकते हैं जानवरों के द्वारा भोजन को संचित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु। अगला सवाल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ है वे हैं भूमध्य सागर के तटीय देशों से, पश्चिमी यूरोप के देशों से, महाद्वीपीय यूरोप के पूर्वी देशों से, उपयुक्त सभी क्षेत्रों से। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ है तो वे हैं, तो भूमध्य सागर तटीय देश है, या पश्चिमी यूरोप के देशों से है, या महाद्वीपीय यूरोप के पूर्वी देशों से है। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी यूरोप के देश हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप के देश। अगले सवाल चलते हैं। संस्कृति विसरण के तत्वों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? 13 नंबर का सवाल है। तो मानवीय विसरण, पदार्थों का विसरण, ऐतिहासिक विसरण या नवाचारों का विसरण। तो सांस्कृतिक विसरण के तत्वों में इनमें से सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो मानवीय विसरण तो है, पदार्थों का विसरण, जब मानव अपने साथ चलेंगे तो पदार्थों का विसरण होगा, ऐतिहासिक विसरण और नवाचारों का विसरण। तो इन चारों में जो 3 नंबर का ऑप्शन है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक विसरण। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है।
45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यूरोप की जनसंख्या की जो धुरी है वो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाती है। ये सवाल पीजीटी के परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे चलते हैं। आदि मानव का विकास निम्न में से किस काल में हुआ माना जाता है? तो आदि मानव का जो विकास हुआ है वह प्रमुख रूप से मायोसिन में, प्लायोसिन में, ओलिगोसिन या अभिनूतन काल में हुआ है। तो जो मायोसिन है, मायोसिन में आदि कपि मानव का विकास हो चुका था। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोसिन। आगे चलते हैं। माल्थस ने निम्नलिखित में से किस जनसंख्या का प्रतिपादन किया था? तो जनसंख्या का सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत, जैविकी जनसंख्या सिद्धांत। तो इन चारों में माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उन्हीं के नाम से उनका सिद्धांत का नाम रखा गया। तो इस आधार पर इन्होंने माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया अपने नाम पर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अगला सवाल, रुको और जाओ नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी? रेडजेल ने, टेलर ने, सैंपुल ने या ब्लांस ने? तो रुको और जाओ नव निश्चयवाद की अवधारणा यह टेलर के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलर। आगे चलते हैं। किसी देश की खाद्य सामग्री से जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं, यानी कि जब जनसंख्या अधिक हो जाए और खाद्य सामग्री कम हो जाए तो उसी को हम जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनाधिक्य। आगे चलते हैं। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था? रेडजेल, ब्लांस, ब्रूंस या कुमारी सैंपल? तो इसमें जो मानव भूगोल के जन्मदाता थे वो रेडजेल थे। रेडजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और यह एक निश्चयवादी भी थे। तो निश्चयवाद के प्रबल समर्थक होने के कारण इन्हें निश्चयवाद का पिता भी कहा जाता है। रेडजेल ने सर्वप्रथम एंथ्रोपोजियोग्राफी एक पुस्तक लिखी। उसी में इन्होंने मानव भूगोल के शब्द का प्रयोग किया। इस आधार पर इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाने लगा। रेडजेल को निश्चयवाद का जनक भी माना जाता है, चूँकि रेडजेल डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से बहुत अधिक प्रभावित भी थे। इसी प्रभाव के कारण ही इन्होंने राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी और उस राजनीतिक भूगोल की पुस्तक में इन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई भी माना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल। दोस्तों, ये भले ही बीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षाओं में, भूगोल के टीजीटी, पीजीटी और अदर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको हल भी कर लिया जाए और आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और लेकिन बहुत श्योर मत रहिएगा कि ये बिल्कुल सही है। एक बार आप लोग को किताब से, वो भी ऑथेंटिक बुक से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो गलत होगा या जहाँ पर भी हम कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पर हम आप लोग को बता देंगे कि ये कन्फर्म नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? विडाल डी ला ब्लांस, सैंपुल, फ्रेडरिक रेडजेल, इमैनुअल कांट? तो इन चारों में निश्चयवाद का समर्थक नहीं है। तो सैंपुल भी निश्चयवादी थी, फ्रेडरिक रेडजेल तो निश्चयवाद के जनक ही थे, कांट भी निश्चयवाद के थे और साथ साथ ये जो कांट थे ये अपवादवाद के जनक भी कहलाते हैं। लेकिन जो ब्लांस है यह एक संभववादी थे और ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। तो फ्रांस में इन्होंने निश्चयवाद के विरोध में एक विचारधारा
का प्रतिपादन किया, उसी को संभववाद कहा गया। तो ब्लांस संभववादी थे, तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लांस। अब आगे चलते हैं। प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग हर्बर्टसन ने किया, हंटिंगटन ने, स्पेट ने या टेलर ने। तो इन चारों में OHK स्पेट ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OHK स्पेट। आगे चलते हैं। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या प्रसंभाव्यवाद। अभी ये टेलर से संबंधित सवाल इसके पहले दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में। तो इनका जो संबंध है वो प्रमुख रूप से नवनिश्चयवाद से रहा है। नवनिश्चयवाद को ही रुको और जाओवाद के नाम से भी जाना गया और इसे वैज्ञानिक वाद भी कहा जाता है। अगला, निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? तो निश्चयवाद की अवधारणा रेडजेल ने दिया, ब्लांस ने, ब्रूंस ने या डिमांजिया ने। तो इन चारों में निश्चयवाद की अवधारणा रेडजेल ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल। आइए अब 24 नंबर के सवाल पर चलते हैं। कास्मास के लेखक हैं हंटिंगटन, रीटर, रेडजेल या हम्बोल्ट। तो इन चारों में कास्मास नामक जो पुस्तक लिखा गया था वो हम्बोल्ट के द्वारा सन 1845 ईस्वी में कुल लगभग 5 खंडों में यह लिखा गया था और इस पुस्तक में संपूर्ण विश्व की विशद व्याख्या प्रस्तुत हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। जबकि हंटिंगटन ने पल्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखा, रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखा, रीटर ने अर्धकुंडे नामक पुस्तक की रचना की। चलिए आगे चलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना कहलाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही उत्प्रवास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रवास। और जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो जहाँ पे वो गया है और वहाँ के निवासियों के लिए वो गया हुआ व्यक्ति उसका अप्रवासी कहलाएगा, तो उसको अप्रवासी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर तो उत्प्रवास हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रेन ड्रेन नाम की संज्ञा किस प्रकार के प्रवचन को दी गई है? तो यह जो ब्रेन ड्रेन है यह उच्च गुणों वाले व्यक्तियों के प्रवचन के लिए दी गई है या आर्थिक एवं जनांकिक प्रवचन के लिए, संगठित प्रवचन के लिए, इनमें से कोई नहीं। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी इसका आंसर ऊंचे गुणों वाले व्यक्तियों के प्रवचन से हो सकता है। तो इस पर मैं टिक कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग बहुत कन्फर्म मत रहिएगा, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत की, चीन की, पाकिस्तान की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इन चारों में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो चीन की ही है। चूँकि अभी ये 2023 में ही पेपर हुआ था और 2023 में ही कुछ ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर दिखाया गया था कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो चुका है। लेकिन इस प्रश्न की प्रकृति के आधार पर इसमें चीन सही रहेगा, क्योंकि यह अभी कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं आया हुआ है। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी भागों में, मैदानों में या मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है वह मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदान। आगे चलते हैं। जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग किए गए हैं? तो जनसंख्या के आधार पर जो नगरों के वर्ग किए गए हैं, वैसे देखा जाए
तो मम्फोर्ड ने कार्यों के आधार पर नगरों को 6 वर्गों में बांटा और टेलर ने नगरों को 7 वर्गों में बांटा था। इसमें 7 और 6 दोनों है। तो जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग है, तो इसको सस्पेंस में रहने दीजिए, अभी आगे चलते हैं। क्राल किसके अधिवास कहलाते हैं? किर्गिज के, मसाई के, एस्किमो के या बद्दू के? तो इन चारों में क्राल का जो घर होता है वो मसाई लोग तैयार करते हैं। तो क्राल जो घर होता है वो मसाई के द्वारा बनाई जाती है, जबकि किर्गिज के द्वारा बनाए गए घर को हम यूर्त कहते हैं। और एस्किमो लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में जो घर बनाते हैं उसी को इग्लू कहते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो ये इग्लू का बर्फ ऐसे रहता है, इस तरीके से। ये इस तरीके से इग्लू रहता है। ये बर्फ का ही बना रहता है, लेकिन इसके भीतरी दीवार में चमड़े, जानवरों के चमड़े लगाए गए होते ताकि अंदर की उष्मा बाहर न जा सके और बाहर का जो तापमान है वो अंदर न आ सके। तो इस आधार पर इस घर में जरा सा भी ठंडी महसूस नहीं हो पाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राल का मसाई। उसके आगे चलते हैं। इग्लू बनाए जाते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि इग्लू बर्फ का बना एक घर होता है जो एस्किमो जनजाति लोग बनाते हैं। आगे चलते हैं। खान खोदना व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो मानवों के कुछ आर्थिक क्रियाकलापों को कार्यों के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। तो इनमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो जैसे खान खोदना, कृषि करना, मछली पकड़ना, आखेट करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया। आगे चलते हैं। शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? तो ये शिकार करने का जो हार्पून नामक यंत्र है यह प्रयोग किया जाता है एस्किमो के द्वारा। तो एस्किमो लोग मछली को जिस यंत्र से मारते हैं उसी यंत्र का नाम हार्पून है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्पून। जनजातियों से सवाल बहुत पूछा है, उनके रहन सहन और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से भी सवाल पूछे गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये सभी पेट क्वेश्चन है जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला सवाल है, प्रकृति में मानव का स्थान नामक पुस्तक किसकी है? डार्विन की, हक्सले की, आर्थर स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में हक्सले ने प्रकृति में मानव का स्थान नामक पुस्तक लिखा था। इनका पूरा नाम थॉमसन हेनरी हक्सले था और इन्होंने 1863 ईस्वी में यह किताब लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हक्सले। आगे चलते हैं। वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में या एशिया में? तो इन चारों में सर्वाधिक जो जीवाश्म मिले हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से मिले हुए हैं। आगे चलते हैं। गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? तो गोंड जनजाति ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जो गोंड जिले के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। आगे, वातकही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल में, थारू में, टोडा में या भील में? तो जो वातकही विवाह की पद्धति है यह भील जनजाति में पाई जाती है। अगला सवाल है, गोल गधेरा नामक उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो ये गोल गधेरा है यह टोडा के द्वारा मनाया जाता है कि भील के द्वारा मनाया जाता है या गोंड के द्वारा या संथाल के द्वारा? तो इन चारों में जो गोल गधेरा है यह
भील जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। तो भील की जो युवतियाँ होती हैं वो होली के त्यौहार को ही गोल गधेरा के रूप में मनाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। जैसे हम लोग होली मनाते हैं तो वो लोग भी होली ही मनाते हैं, लेकिन वो लोग उसको होली न कह के गोल गधेरा कहते हैं। आगे चलते हैं। कयाक नामक नाव कौन उपयोग करता है? तो यूकागिर, सेमोइड्स, एस्किमो या बुशमैन। तो इन चारों में जो एस्किमो की जनजाति है यह कयाक नामक नाव का प्रयोग करते हैं। तो जो नाव है उन्हीं नाव को कयाक कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो भारत में लगभग 200 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, 200। विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं? 6, 7, 6, 8। तो विश्व में जो सांस्कृतिक प्रदेश है वो तो बहुत प्रदेश है, लेकिन इनमें सांस्कृतिक प्रदेश पूछ रहा है। या तो ये क्वेश्चन ही कुछ गलत लग रहा है या तो इसका ऑप्शन ही कुछ गलत लग रहा है। तो यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है सांस्कृतिक मंडल, फिर उस सांस्कृतिक मंडल के कई भाग होते हैं जिसे हम सांस्कृतिक परिमंडल कहते हैं। अब प्रत्येक परिमंडल का अपना एक प्रदेश होता है जिसको हम सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं। यदि यह सवाल होता कि किस परिमंडल के आधार पर, यानी कि इस परिमंडल के आधार पर कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं, तब तो इसका जवाब दे पाना थोड़ा सरल हो जाता। यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक मंडल सबसे बड़ा है, तो सांस्कृतिक मंडल को कुल 7 भागों में बांटा गया है। यदि नाम जानना चाहते हैं तो पहला ध्रुवी सांस्कृतिक मंडल, फिर यूरोपीय सांस्कृतिक मंडल, शुष्क सांस्कृतिक मंडल, अमेरिकी सांस्कृतिक मंडल, प्राच्य या इसी को हम दक्षिणी पूर्वी एशिया मंडल कहेंगे, फिर उसके बाद अफ्रीकी मंडल है और फिर उसके बाद प्रशांत महासागरीय मंडल है। तो ये तो 7 ठो मंडल है। अब इसी मंडल में कई परिमंडल और उन परिमंडलों के भी कई सांस्कृतिक प्रदेश हैं। तो इसका जवाब दे पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे, इसलिए मैं नहीं दूंगा, अगले सवाल पे चलूँगा। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के होंगे। तो ये जब भी होंगे तो ये नाभिक के रूप में होंगे, चूँकि ये एक सघन रूप में बसे होंगे एक ही केंद्र पर, तो ये नाभिक हो जाएगा। और एक ही क्या होता है कि जैसे रेलवे ट्रैक के किनारे जितने अधिवास बनेंगे वे सभी रेखी कहलाएंगे, या सड़कों के किनारे या कह सकते हैं नहरों किनारे, तो ये सभी कैसे अधिवास होते हैं? ये रेखी प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। नगरी गांव प्रायः पाए जाते हैं। तो ये जो नगरी गांव होते हैं ये यूएसए में देखने को सर्वाधिक मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला सवाल, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका लक्षण है? अल्प जनसंख्या का, जनाधिक्य का, अनुकूलतम जनसंख्या का, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर ये जनाधिक्य का लक्षण है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या में उतने मात्रा में लोग शिक्षित लोग नहीं पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ की अशिक्षा वहाँ की जनसंख्या को बढ़ावा देने में बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इस आधार पर ये जनाधिक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का प्रव्रजन कहलाता है। तो महाद्वीप से महाद्वीप का प्रव्रजन ही अंतर महाद्वीपी प्रव्रजन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर महाद्वीपी। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था? इयोसीन युग में, प्लायोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में, या इयोलिथिन युग में? तो इनमें से जो प्लायोसीन युग है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लायोसीन युग। आगे चलते हैं। मानव भूतल की उपज है किसने कहा? ये बहुत ही अच्छा कथन है कि मानव भूतल की उपज है। ब्लांस ने कहा, या सेम्पुल ने कहा, या रेडजेल ने कहा, या कार्ल रिटर ने कहा। तो इन चारों में जो कुमारी सेम्पुल थी यह एक निश्चयवादी थी और निश्चयवाद की बहुत ही घोर समर्थक थी। चूँकि ये रेडजेल की शिष्या भी थी, यह एक अमेरिकन स्कॉलर थी, मतलब ये अमेरिका की रहने वाली थी और रेडजेल की यह एक बहुत ही प्रमुख शिष्या थी। तो इन्होंने ही नियतिवाद के संदर्भ में कहा था कि मानव भूतल की उपज है। यदि देखा जाए
रेटजेल के द्वारा, अरे सॉरी क्या नाम है, हाँ, कुमारी सेमपुल, कुमारी सेमपुल के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था और उस पुस्तक का नाम था मानव पर पर्यावरण का प्रभाव। यह पुस्तक 1911 में कुमारी सेमपुल के द्वारा लिखा गया था और इस पुस्तक के पहले ही पेज में सेमपुल ने यही कथन लिखा था कि मानव भूतल की उपज है और इसी को अंग्रेजी में लिखा गया था, मैन इज अ डस्ट पार्टिकल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो मानव है वह हमारी पृथ्वी के धूल के समान है। मानव की उत्पत्ति इसी पृथ्वी से होती है, इसी पृथ्वी से में वो बड़े होते हैं, पलते हैं, इसी पृथ्वी से कुछ सीखते हैं, यानी कि अब फिर आगे जा कर के इसी में वे समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए सेमपुल ने कहा था कि मानव भूतल की उपज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारी सेमपुल। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेटजेल भूगोलवेत्ता थे, अमेरिकन, जर्मन, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलियन। तो जो रेटजेल थे वे जर्मन के एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे और इनको मानव भूगोल का जन्मदाता या पिता भी कहा जाता है। यही मानव भूगोल के डैडी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। तो जर्मन में मानव और पर्यावरण को लेकर के एक विचारधारा चली थी। उस विचारधारा का नाम था निश्चयवाद और इस निश्चयवाद के जो जनक रहे हैं वे भी कौन थे? रेटजेल थे। आगे, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये विचार किसके हैं? हंटिंगटन के हैं कि सेमपुल के हैं, डेविस के हैं या ब्रूंस के हैं? तो इन चारों में यह जो परिभाषा मानव भूगोल की दी गई है, यह परिभाषा कुमारी सेमपुल के द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमपुल। अगला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब हुई थी? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 जनवरी 2000, 15 फरवरी 2000, 15 मार्च 2002 और 15 मार्च 2003। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा 15 फरवरी 2000 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2000। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से। विश्व का सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या यहूदी धर्म? तो इन चारों में जो सबसे बड़ा धर्म है वो ईसाई धर्म है, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म का नंबर आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईसाई। अगला, कांगो बेसिन के निवासी हैं निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड, होमोनिएंडर। तो इन चारों में जो निग्रोइड हैं ये कांगो बेसिन के निवासी हैं। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखा था? हंटिंगटन ने, रेटजेल ने, रीटन ने या कुमारी सेमपुल ने? तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यह पुस्तक हंटिंगटन के द्वारा सन 1920 में लिखा गया था। हंटिंगटन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ये निश्चयवादी समर्थक थे। इन्होंने कुल लगभग 8-9 पुस्तकें लिखी थी। इन पुस्तकों में जैसे एशिया की नाड़ी यानी कि पल्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक हो गया और एक पुस्तक थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट यानी कि सभ्यता और जलवायु, और पुस्तक जैसे मानव भूगोल के सिद्धांत है। तो ये कुछ इनके फेमस पुस्तक थी। तो यही पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखा? तो यह लिखा हंटिंगटन ने। चलिए आगे चलते हैं। मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है जनसंख्या का, पर्यावरणीय दशाओं का, मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का, मानव प्रजातियों का। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। आगे, पठारी भागों के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि, खनन, पशुपालन या मत्स्य पालन? तो जो पठारी निवासी होते हैं उनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है वह इन चारों में खनन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लग रहा है। क्योंकि कृषि भी तो होती है पठारों में, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा वहाँ पे बहुत ही कम होती है। तो मैदानी क्षेत्रों में कृषि होता है, पशुपालन होता है
जबकि मत्स्य पालन यह तटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर खनन हो जाएगा। अगला है, मानव को प्रभावित करने वाला कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी और खनिज पदार्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। जलवायु न केवल मानव को प्रभावित करता है बल्कि यह मानव की संस्कृति और सभ्यता को भी प्रभावित करता है और बहुत से स्थलाकृतियों, स्थिर रूपों को भी प्रभावित करता है। यदि देखा जाए तो जो जलवायु है यह सांस्कृतिक भूदृश्य और मानवीय भूदृश्य इन दोनों को भी प्रभावित करता है और मानव के नेचर हो गए, उनकी संस्कृति हो गई, उनकी सभ्यता हो गई, इन सबको भी प्रभावित करता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। आगे चलते हैं। पिग्मी निवासी है कांगो बेसिन के, अमेजन बेसिन के, श्रीलंका के या कालाहारी के। तो कालाहारी मरुस्थल में जो है कि बुशमैन लोग पाए जाते हैं और पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो। आगे चलते हैं। 50 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को कहा जाता है। तो 50 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को कस्बा कहा जाता है या नगर कहा जाता है या मेगालोपोलिस कहा जाता है या मेट्रोपोलिस। तो इन्हें हम मेगालोपोलिस कहते हैं और मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जीन गाटमैन ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं, 59 नंबर सवाल पर, कि भारत किस सांस्कृतिक परिमंडल में है? तो ये देखिए सवाल सही पूछा गया है। इसके पहले वाला जो सांस्कृतिक प्रदेश वाला पूछा था तो उसका तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था उससे। तो भारत यह दक्षिणी एशिया का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी एशिया। आगे, एशिया में किस धर्म के लोग सर्वाधिक हैं? तो एशिया में सर्वाधिक इस्लाम लोग के पाए जाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग। यूर्त किस प्रजाति की निवास गृह है? इसको मैंने बताया था, खिरगिज को लगा दीजिए। अगला, गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? तो ये भी सवाल अभी रिपीट हो गया, अभी यही सवाल इसी प्रश्न पत्र में पूछा था। तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन निश्चयवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है? कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, जीन ब्रूंस, वान हम्बोल्ट। तो देखा जाए तो जो जीन ब्रूंस है यह एक संभववादी विचारधारा थे और ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। तो ये जीन ब्रूंस इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। विवाह को किस जनजाति द्वारा बपला कहा जाता है? तो जो बपला है यह संथाल जनजातियों के द्वारा विवाह को बपला कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संथाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो वहाँ पर यही मछली को पकड़ना, मछली के शिकार करना, उसका उत्पादन करना और उसी से अपनी जीवन यापन चलाना संभव हो पाता है। संभववाद की विचारधारा के समर्थक थे। तो संभववाद की विचारधारा के समर्थक ब्लांस भी थे, रिटर नहीं थे, रेडजेल नहीं थे, हम्बोल्ट नहीं थे। तो इनमें जो ब्लांस है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संभववाद के पिता भी ब्लांस कहलाते हैं, लेकिन संभववाद शब्द का प्रयोग ब्लांस ने नहीं बल्कि फैब्रे ने किया था। और संभववाद शब्द का प्रयोग करते हुए फैब्रे ने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था और कहा था कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में अग्रणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लांस। अगला है 67 नंबर का क्वेश्चन कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह कथन निम्न में से किस भूगोलविद का है? रिटर का है, ब्रूंस का है, कांट का है या ब्लांस का है? तो यह जो स्टेटमेंट है यह ब्रूंस ने दिया था। आगे चलते हैं। नागा लोगों का मुख्य व्यवसाय है पशुचारण, मत्स्याखेट, कृषि या खनन। तो जो नागा लोग होते हैं इनका जो इस समय मुख्य व्यवसाय है वह कृषि हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अगला है, डोगरी किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी असम राज्य में बोली जाने वाली यह एक भाषा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला, निम्न में से कौन संभववाद की विचारधारा का प्रवर्तक नहीं है? ब्रूंस तो है, टेलर तो नव निश्चयवादी है, ब्लांस भी जो है कि संभववाद के हैं, और लुसियन फैब्रे भी हैं। तो पूछा है कि निम्न में से कौन संभववाद की विचारधारा का प्रवर्तक है? तो संभववाद की विचारधारा का प्रवर्तक यानी कि उसका जनक पूछ रहा है। तो जो ब्लांस है यही इनके प्रवर्तक थे, यही इनके डैडी हैं, यही इनके पप्पा हैं, तो ये ब्लांस हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनसंख्या संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद या इनमें से कोई नहीं। तो ये जनसंख्या संघर्ष का प्रमुख कारण इन चारों में क्षेत्रवाद रहा है। जनसंख्या संघर्ष किसे कहते हैं? जैसे कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जनसंख्या संसाधन की अपेक्षा अधिक हो जाती है, तो जनसंख्या क्या करती है, उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जाती है, प्रव्रजन करती है। तो जिन क्षेत्रों में वो पहुंचती है तो उन क्षेत्रों में भी जाकर के वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देती है। तो वहाँ पर जो है कि संघर्ष छिड़ जाता है क्षेत्र को लेकर कि तुम फला क्षेत्र से आए हो तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, तमाम प्रकार की बहुत सारी बातें होती है उसमें। तो वो एक क्षेत्रवाद को लेकर के जनसंख्या संघर्ष छिड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने कहा मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? देखिए ये क्वेश्चन अभी पूछा था, फिर रिपीट कर दिया। तो ये जो सैंपल है इन्होंने कहा था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, यह मिट्टी धूल के समान है, कीड़े मकोड़े के तरीके हैं, ऐसा बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के इन्होंने कहा था। तो ये सैंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो इन चारों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो प्राथमिक व्यवसाय नहीं है वह है? लकड़ी काटना, मत्स्य खेत, कृषि, विनिर्माण। तो जो लकड़ी काटना है वो तो प्राथमिक है, जो मत्स्य खेत है यानी कि मछली का शिकार करना ये भी है प्राथमिक क्रिया, कृषि भी प्राथमिक क्रिया है, लेकिन जो विनिर्माण है मैन्युफैक्चरिंग का कार्य यह द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक आर्थिक क्रिया यानी कि विनिर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण। आगे चलते हैं 75 नंबर और आखिरी क्वेश्चन नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से तृतीयक व्यवसाय है? परिवहन है, निर्माण उद्योग है, कृषि है या खनन है? तो इन चारों में जो तृतीयक व्यवसाय है तो तृतीयक व्यवसाय प्रमुख रूप से सेवाओं से जुड़ी होती है। तो इन चारों में देखिए कि किसमें सेवा का भाव है, परिवहन में है, निर्माण उद्योग में है, कृषि में है या खनन में है। तो कृषि और खनन ये दोनों प्राथमिक हो गए, निर्माण उद्योग यानी कि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये द्वितीयक हो गया, बचा क्या? परिवहन बचा। तो राइट हो जाएगा इसका आंसर परिवहन हो जाएगा। परिवहन या सेवा और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये परिवहन हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ या आप लोग मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हम जो ये क्रियाकलाप कर रहे हैं ये भी हमारी क्रियाकलाप तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। तो जो शिक्षक है या जो कह सकते हैं जो शिक्षा है यह भी एक तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। इसके बाद हम भूगोल से संबंधित सिद्धांतों और मॉडलों पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग चाहे तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके आप लोग वहाँ से कुछ सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।